नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। साल 2001 में अपने ट्विन टावरों के गिरने के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी वो आज उसी को मुंह चढ़ा रही है। वियतनाम के बाद इसे अमेरिका की दूसरी बड़ी शिकस्त माना जा रहा है। लोगों को साइगोन की तस्वीरें याद आ रही हैं, जिस तालिबान को उसने 20 साल पहले अफगानिस्तान से बाहर किया था, काबुल से बाहर किया था। आज वो पूरे लाव लश्कर के साथ काबुल पर काबिज है, राष्ट्रपति के महल के अंदर है और अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अमेरिकी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नज़र उन पर भी डालते हैं कि भारत की जो नज़र काबुल पे बनी हुई है, वहाँ हमारे कम से कम 200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, भारतीय जो हैं। कैबिनेट सचिव ने भारतीयों को निकालने को लेकर एक बैठक बुलाई है। काबुल में अब भी 100 से ज़्यादा विदेश मंत्रालय के कर्मचारी फंसे हुए हैं। तालिबान ने कर्फ्यू लगा दिया है, इसलिए आवाजाही की इजाज़त नहीं है, बल्कि एयर स्पेस भी अब बंद कर दिया गया है काबुल का। 100 से ज़्यादा आईटीबीपी के जवान भी वहां फंसे हुए हैं। भारत ने एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा है जो हवाई अड्डे पर खड़ा है। समस्या ये है कि भारतीयों को कैसे हवाई अड्डे तक लाया जाए। सवाल उठ रहा है कि भारत ने समय पर कदम क्यों नहीं उठाए। बीते 3 दिनों में वहां पे हालात बहुत बदले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी बदले हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, अखलाक उस्मानी कूटनीति विशेषज्ञ और राज कादियान रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही हमारे साथ अफगानिस्तान के एक छात्र हैं जो हिंदुस्तान में हैं, पर उनके परिवार के जो लोग हैं वो अभी भी अफगानिस्तान में हैं, काबुल में हैं। मलिक मोहम्मद नासिरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपके परिवार के लोग जो हैं, आपकी फैमिली जो है वो काबुल में ही है इस वक्त? कोई संपर्क उनसे? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ जो आपने ये समय हमको दिया, और समय नहीं जुड़ने के कारण से थोड़ा समस्या आती इंटरनेट में। तो मेरे परिवार तो काबुल में रहते हैं और अभी काबुल में है। और वहां पे किस हालात में हैं वो लोग? आपकी कोई बात हुई है? लगभग 3 दिन मेरी बात हो गई अपने पापा के साथ और मम्मी के साथ। तो उन्होंने कहा कि हालात जैसे विडंबनाएं ज्यादा है। तो मैंने पूछा कि आप लोग किस चीज से संतुष्ट है, कौन सा वातावरण चाहते हैं, मतलब जो तालिबान का समय है या मतलब जो हुकूमत चला गया है उससे। तो मेरी माँ ने कहा कि जो लोग सुखी लाना चाहता है, शांति लाना चाहता है, पीस लाना चाहता है, हमको वही चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है? तो पापा ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। मेरे पापा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, वो अपने काम पे जाते हैं और काम करते हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके घर में, जैसे आपकी माँ के लिए और आपके परिवार में जो दूसरी लड़कियां होंगी, उनके लिए किस तरह से चीजें बदल रही हैं, बदल सकती हैं? क्या आपको ये डर है, क्योंकि 20 साल से अमेरिकी सैनिक वहां थे, तो खास करके महिलाओं के लिए, औरतों के लिए हालात बहुत बदले थे। यूनिवर्सिटीज वो जा रही थी, दफ्तर वो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे शरिया कानून लागू करने की बात है। कल ही हमने देखा काबुल से तस्वीरें की, जहाँ पे भी महिलाओं की तस्वीर कहीं थी, उसके ऊपर वो सफेदी पोत रहे थे तालिबान। तो खास करके औरतों के लिए फिक्र बढ़ती है। आपके परिवार में लड़कियां हैं? मेरे 2 बहनें जो शरिया पढ़ती है, तो उनको अब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई है। पर जो तालिबान आ रहे हैं तो वो युवा पीढ़ी के लिए थोड़ा समस्या होगी मेरी दृष्टि से, क्योंकि जो यंग जनरेशन के लिए जो काम हो रहा था अशरफ गनी के दौर में, जो पार्टिसिपेट हो रहे थे, जो अमेरिका के साइड से, या मतलब डेमोक्रेसी का पर बहुत बल हुआ था। लड़कियों को बहुत महत्व देते थे, लड़कों को बहुत महत्व देते थे कि वो हर स्तर पर काम करे, हर स्तर पर बात करे, हर एक अपने सीमा को जाने। पर तालिबान, मेरी दृष्टि से तालिबान जब आएंगे तो उनको उतना हक नहीं मिलेगा। जी, आपको इस वक्त अपनी परिवार के लिए फिक्र हो रही है? वहां पर से हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से लोग जान देकर निकलने की कोशिश में हैं। हवाई जहाज के चक्कों पर, हवाई जहाज के विंग्स पर लोग किसी तरह से चढ़ना चाहते हैं कि वहां से निकल जाएं किसी भी हालत में, काबुल से जान बचाने के लिए। क्या इतना ज्यादा तालिबान ने बहुत तरह के भरोसे भी दिए हैं, लेकिन तालिबान ने क्या
क्या कहता है और क्या करता है उसमें बहुत फर्क भी नजर आता है। और जिस तरह से आपके मुल्क के राष्ट्रपति अशरफ गनी अचानक से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, लगता है आप लोगों को कि एक तरह से धोखा हुआ। 20 साल जिन लोगों ने सरकार का, अमेरिका के वहां पे सैनिक मौजूद थे, तमाम लोगों का साथ दिया, और अब ऐसे अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। मैं अपना विचार ये प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि जो हुकूमत आना चाहता है बोलता है हर चीज के बारे में कि मैं ऐसा हुकूमत बनाऊंगा, ऐसा वातावरण लाऊंगा, शांति लाऊंगा, युवा के लिए काम करूंगा, महिला के लिए काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब जब वो लोग अपने स्थिति पर पहुंच जाते हैं, लोकेशन उनको मिल जाता है, फिर वो लोग कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। पर मैं अपना विचार ये प्रस्तुत करूंगा, जो हुकूमत आना चाहता है, पर हमको शांति चाहिए, मारपीट नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, रोना कभी नहीं चाहिए। ये 20 साल का जो यात्रा हमने तय किया है वो फिर से शुरू हो गया। बिल्कुल 20 साल में जो हुआ था वो वापस एक बार लगता है कि जैसे सब कुछ पीछे चला गया हो। आप कह रहे हैं आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको खून खराबा नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक मोहम्मद नासिरी हमसे बात करने का। अफगानिस्तान से 2 आवाज़ें आपने सुनी कि क्या वहाँ पर काबुल की इस वक्त स्थिति है और लोग क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ अखलाक उस्मानी और राज कादियान जुड़े हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और वापस लौटते हैं इस पर। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज कादियान, रक्षा विशेषज्ञ, और अखलाक उस्मानी, कूटनीतिक विशेषज्ञ। राज कादियान, अमेरिका जिस तरह का बयान आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कि एक तरह से ये जहनी गुलामी, जो मेंटल स्लेवरी है, उससे आज़ादी है, यानी कि तालिबान की वो तरफदारी कर रहे हैं। ये जग जाहिर है कि तालिबान को पाकिस्तान का सपोर्ट रहा है, पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं कि एक तरह से एक पाकिस्तान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान जो अभी है, जिसमें चीन भी उनके साथ होगा, वहां पर अब भारत के लिए किस तरह की मुश्किलें हैं? देखिए, पाकिस्तान की सपोर्ट तालिबान को तो सारी दुनिया जानती है। जब भी अमेरिकन का दबाव पड़ता था तो पाकिस्तान की धरती में आके उनको शरण मिलती थी। जब वो जख्मी होते थे पाकिस्तानी अस्पतालों में उनका इलाज किया जाता था। इमरान खान आज तक नहीं बोले क्योंकि उनको अमेरिका से डॉलर मिलते थे। अब वो डॉलर चीन से मिलते हैं तो चीन की भाषा बोल रहे हैं, अब वो अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो पाकिस्तान की सच्चाई तो दुनिया के सामने है। भारत की चिंता, आपने सवाल पूछा, भारत को सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद की है। क्योंकि हम जब इतिहास को देखते हैं 1991 में जब कश्मीर में जिहादी लोग अफगानिस्तान से आए थे पाकिस्तान की मदद से, शायद वो सिनारियो दोबारा हो। तो इसके लिए हमें पूरे तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। और इस बार सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के अपनी तरफ ही कंट्रोल नहीं बल्कि बालाकोट जैसा दोबारा भी करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान पर लगाम लग जाए। उनको टैसिट सपोर्ट चाइना की भी मिलेगी। वो भी चाहते हैं कि भारत हर तरीके से कमजोर रहे और किसी भी तरीके से इस रीजन में चीन के सामने खड़ा होने की कोशिश ना करे। एक अगर हम मानवता की तरफ देखते हैं, देखिए 7 बिलियन की दुनिया में एक 4 करोड़ का देश जो अफगानिस्तान है, आज के दिन 6-8 आतंकवादी गुटों के गन के नीचे खड़ा है, जो बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। शरिया लॉ उनका असूल है, वायलेंस उनके डीएनए में है। अफगानी डरे हुए हैं, जब भी तो एयरपोर्ट से भागना चाह रहे हैं। सारे अफगानी हैं जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हो। तो किसी को भरोसा नहीं है, चाहे वो कहें कुछ भी। अमेरिकन फेल हो गई, ये तो अब इतिहास की बात है। अमेरिकन को खुद नहीं पता था कि कोलैप्स इतना जल्दी आएगा, लेकिन अफगान की जो सेना उन्होंने तैयार की थी वो तो। अखलाक उस्मानी, क्या आप ये मानते हैं कि अमेरिका को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था? क्योंकि बहुत चर्चा ये भी है कि सब कुछ एक प्री प्लान्ड तरीके से हुआ है और उनको बाहर तो निकलना था, लेकिन जिस तरह से वो बाहर निकले, कहा जा रहा है कि एक तरह से अमेरिका की ये हार है और हार ही के तौर पर ये देखा जाएगा। और वियतनाम की बात याद हो रही है और साइगॉन मोमेंट की बहुत चर्चा है। आप कैसे देखते हैं इसे, जिस तरह अमेरिका निकला और जिस तरह की का वहां पर केओस इस वक्त दिखाई दे रहा है? 20 साल पहले वाले हालात वापस आए हैं, तमाम जो फायदे 20 सालों में हुए वो खत्म हो गए हैं। अमेरिका की ये शिकस्त है? अमेरिका की बिल्कुल शिकस्त है, वियतनाम में भी शिकस्त थी। कादियान साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अखलाक उस्मानी,
देखिए 2001 में जब ट्विन टावर पर हमला हुआ था तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, उनकी घरेलू राजनीति में राष्ट्रवाद बहुत उभार पे था। वहां की जनता का अपनी सरकारों पर यह दबाव था कि वो जाएं और अफगानिस्तान में एक मिशन चलाएं और अमेरिका पर हुए हमले का बदला लें। ये हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। हजारों अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद उनके परिवारों को जो लॉस हुआ है, जॉय बिडेन अपने चुनावी वादों में अपनी जनता से कह चुके थे कि जो अमेरिकी सैनिक है उनको वापस घर लाया जाएगा। तो अमेरिकी पॉलिटिक्स का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फॉल आउट है, नगमा इसको उस रूप में भी देखिए। आज पूरी दुनिया ये कह सकती है कि वियतनाम की तरह अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया, लेकिन अमेरिका की घरेलू राजनीति के एकदम अनुरूप है कि जॉय बिडेन अपने सभी सुरक्षा दस्तों को वापस अमेरिका बुलाएं और वे अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखें। उनके चुनावी वादों में ये बात शामिल थी। अमेरिका की घरेलू राजनीति के फॉल आउट से साउथ एशिया में क्या कोहराम मचा है, यहाँ पर हम उसका नजारा कर रहे हैं। लेकिन ये बात बाहरी तौर पे तो कही जा सकती है कि अमेरिका हार गया है, लेकिन ये बात समझने की है कि अमेरिका की घरेलू राजनीति में आज डेमोक्रेटिक पार्टी को सूट करता है कि वो अमेरिकी सैनिकों की विदेशी धरती पर जाने वाली जानों को बचाए। पर ये जो बाइडेन के लिए हमेशा एक ये बात चुभेगी और ये बात उठाई जाएगी कि किस तरह अफगानिस्तान में वो नाकाम रहे। जैसे वहां से बगराम एयरबेस से भी अमेरिकी सेना लौटी और उसके बाद अब उनके अपने लोगों को ले जाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स के दौरे हो रहे हैं, एम्बेसी को वहां शिफ्ट कराना पड़ रहा है एयरपोर्ट पे। इसका उन्हें अंदाजा नहीं था या एक तरह से चीन के हवाले उन्होंने वहां कर दिया है। रूस यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए, रूस की प्रतिक्रिया तो रूस तो खुद अमेरिका से बात करना चाह रहा है। अभी कुछ देर पहले का जो डेवलपमेंट है उसमें रूसी विदेश मंत्रालय अमेरिका से पेशकदमी कर रहा है कि हम दोनों मिलकर इस पूरी सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के डिस्टेबलाइज होने और वहां पर तालिबान का कब्जा होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान, या अगर हम भारत में डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर एसपी वैद साहब का थोड़ी देर पहले बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में भी गड़बड़ी फैलने की आशंका है, तो सिर्फ हम लोग ही चिंतित नहीं हैं। 3 और ऐसे देश हैं इस पूरे एशिया रीजन में जिन पर सीधा फर्क पड़ता है अफगानिस्तान का, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। तीनों देश बहुत चिंतित हैं और मुझे लग रहा है कि ताजिकिस्तान ने जिस तरह अशरफ गनी को डिनाई किया है अपने यहाँ पर एंट्री देने में, वो काफी हद तक इस बात के लिए समझौते की स्थिति में आ गया है कि वो तालिबान के साथ बैठकर बात करे। जी, शुक्रिया आपका अखलाक उस्मानी और राज कादियान इस चर्चा के लिए। इस वक्त तमाम देशों में ये फिक्र है कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है और खास करके रूस की जो सीमा लगती है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तमाम देशों में ये फिक्र है। भारत की ये फिक्र है कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को एक स्थिति को ठीक रखा जाए और आतंकवाद ना फैले। इस वक्त एक हम ब्रेक ले रहे हैं, उस पर अफगानिस्तान से कुछ और रिपोर्ट्स। दिल्ली में रहने वाले ट्रैवल एजेंट एमल अफगानिस्तान के हालात देखकर रो पड़े। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों में 200 से ज्यादा कॉल उनके पास आए हैं। लोग वहां से निकलने के लिए बेचैन हैं। कल से अभी तक शायद मेरे को 200 कॉल आया और लोग भी ऐसे आती है ट्रैवल करने के लिए पूछते हैं, लेकिन फ़्लाइटों कल हो गया, आज बिल्कुल है नहीं। लोग बहुत परेशान भी हैं। अभी एक लेडीज़ आया था कि वो पूछा कि मेरा बच्चों उधर ही अफ़गानिस्तान में है, हम इधर ही है, इलाज करने के लिए आया था, छोटे छोटे बच्चे उनके अफ़गानिस्तान में हैं। अभी वो बोल रहे कैसे हो जाएंगे, मैं कैसे जाऊँ, और अगर मैं नहीं जाऊँगा मैं हमको बच्चों के कैसे बुलाओ यहाँ। लेकिन ये बहुत ऐसे मुश्किल है, लोग का बहुत परेशानी है। अभी भी मैं न्यूज़ में देखा जो लोग अभी एयरपोर्ट में आया ऐसे सोचते हैं कि हमको ट्रैवल हो जाएगी यहाँ से, लेकिन कोई फ़्लाइट नहीं है, अभी सारे बंद है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सारे बंद हैं। हम देख लिया जो लेडीज़ हैं, बच्चों का हैं, वो सब मर गया था। और अगर बाहर जाएंगे तालिबान उसको फायरिंग करेंगे, अगर अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएगी और अमेरिका फौज जो है अंदर, वो अंदर से फायरिंग करेंगे। वो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूरी में है अभी वो सब लोग, बहुत परेशान है लोग। हम देख लिया छोटा छोटा बच्चे, लेडीज़ उसमें फायरिंग की वजह से मरा था। लोग का बहुत परेशान है।
इंडिया सरकार से हम ये रिक्वेस्ट है, जो भी अफ़गानी लोग वहाँ है अभी, हमारा फैमिली भी हैं, उन लोगों आना जाती है इंडिया में, अगर कोई वीज़ा का इजी करेंगे उस लोगों का, वो लोग आ जाएंगे यहाँ से सेफ्टी करने के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में पढ़ने वाले 2000 अफगानिस्तान के छात्रों को अपने भविष्य की फिक्र है। उन्हें लग रहा है कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। पिछले साल भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान के छात्रों को दी जाने वाली फेलोशिप को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के राज से भारत में पढ़ने वाले छात्र क्यों संकट में हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। अपने मुल्क के ये खौफनाक दृश्य भारत में रहने वाले अफगान छात्र भी देख रहे हैं। हमारी मुलाकात काबुल के रहने एहसान एहसान और मज़ार शरीफ की रहने वाली दीवा साफी से हुई। एहसान दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए अंतिम वर्ष के छात्र हैं। वो दिल्ली में हैं, लेकिन परिवार के काबुल में होने के चलते वो परेशान हैं। उनका इरादा भारत से पढ़ने के बाद अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक में नौकरी करने का था, लेकिन अब वो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। The first and severe impact is first of all in the state of moral and mental health. सबसे गंभीर प्रभाव हमारे मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है। दूसरी दिक्कत ये है कि हम अगले कदम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अनिश्चितता का माहौल है। अभी कोई सिस्टम नहीं है कि हम छात्रों का प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से जाने के बाद अफगानिस्तान सरकार में अच्छी नौकरी करूँगा, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा सब कुछ चला गया। Get a good government job and returning the favor. That is gone, unfortunately now. दीवा साफी के पिता मज़ार शरीफ में फंसे हैं। वो जेएनयू में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की छात्रा हैं। अफगानिस्तान की राजनयिक बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन अब तालिबान शासन में महिलाओं के लिए और परेशानी बढ़ने की आशंका उनको सता रही है। For them it's very scary because it's more challenging for women in Afghanistan. And अफगानिस्तान का माहौल बहुत डरावना है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। पहले ही मैं इस स्थिति में बहुत परेशान महसूस कर रही थी। वहाँ रहने वालों में ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों को जानती हूँ जिनके लिए पहले ही बहुत दिक्कत थी। पहले के राज में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। अब आने वाले दिनों में शायद ही कभी महिलाओं को कोई अधिकार मिले। As we know, it's as earlier happened. There was no women rights, and as we sure it will be not in the future. दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले साल अफगानिस्तान के करीब 60 छात्रों का दाखिला हुआ था। इस साल 200 छात्रों का दाखिला होने की उम्मीद थी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के विदेशी छात्र संकाय के डीन अमरजीत लोचन लगातार अफगानिस्तान के छात्रों से मिल रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी उसकी कल्पना हम सब लोगों को नहीं थी। बहुत संजोग है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया 2020 के जो बच्चे नवंबर 2020 से पढ़ रहे थे क्लासरूम में ऑनलाइन, उनको लाने की मुहिम छेड़ी थी जुलाई में, और जुलाई से अगस्त के बीच में आज की तिथि तक अधिकांश बच्चे अफ़गानिस्तान से आ गए। परसों भी हमारे पास 2 बच्चे आए हैं अफ़गानिस्तान से, जो पिछले वर्ष के थे, जो तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे इस बार, क्योंकि महंगा इंटरनेट और इंटरनेट की प्रॉब्लम्स थी और स्कॉलरशिप उनको तब मिलता है जब भारत में होते हैं। इन सब वजहों से उनको हमने बुला लिया था। एक बड़ा समय पर लिया हुआ फैसला था। बहुत सारे छात्रों के परिवार अफगानिस्तान में फंसे हैं। कईयों के परिवार के कई लोग मारे गए हैं, लेकिन पारिवारिक समस्याओं से अलग कई सारे छात्रों के वीजे की मियाद और पैसे भी खत्म हो रहे हैं। अफगानिस्तान में 70% युवा जनसंख्या है जिनके अपने सपने हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ में हालात बदले हैं उससे मानवाधिकार से लेकर महिला अधिकारों तक पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सबसे ज़्यादा चिंता इन छात्रों की है जो यहाँ से पढ़कर अफगानिस्तान में
सेवा देना चाहते थे। दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।